नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या अंकल सैम की दादागिरी का गुब्बारा फूट चुका है और सुपर पावर होने का जो गलतफहमी थी वो अब हथियारों के खाली पड़े गोदामों के सामने दम तोड़ रही है। पूरी खबर का असली निचोड़ ये है कि अमेरिका ने ईरान से उलझकर ऐसा दांव खेल दिया है जो उसकी अपने ही गले की हड्डी बन गया है। एक तरफ पेंटागन के पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं और उसने रक्षा कंपनियों को 21 दिन की मोहलत देकर तिल का ताड़ बनाने की मजबूरी दिखा दी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मूज की खाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत करके अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है और हजारों या हर्जाने से लेकर अपनी संपत्ति अनफ्रीज करने तक की कड़ी शर्त रख दी है। दरअसल दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाले अमेरिका की हालात आज ऊंची दुकान फीका पकवान जैसी हो गई है, क्योंकि ईरान के साथ छिड़े इस युद्ध ने पेंटागन के सबसे बड़े और आधुनिक हथियारों के भंडार को खाली कर दिया है। वॉशिंगटन के हुक्मरानों को जो कल तक दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते थे, आज खुद अपने रक्षा डिब्बों में बची मिसाइलें गिन रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस गड्ढे से कैसे निकले। ईरान के मिसाइल हमलों और लगातार हो रही जंग ने अमेरिका के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है, जिसमें वो खुद को अजय समझते थे। अब आलम यह है कि व्हाइट हाउस के पेंटागन लेकर या व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सिर्फ एक ही हलचल है कि अगर ये युद्ध कुछ हफ्ते और खिंच गया तो अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी बारूद और गोला खत्म हो जाएगा। बदहवासी में पेंटागन ने अमेरिका की तमाम बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों को 21 दिन का अल्टीमेटम थमा दिया है, मानो कोई जादू की छड़ी घूमते हुए रातों रात मिसाइल बनाकर तैयार कर देंगी। डिप्टी रक्षा मंत्री स्टीव फाइनबर्ग ने मेमो जारी कर रक्षा उद्योग के सामने कड़ा रुख अपनाया है और साफ कहा है कि सालों साल चलने वाले रिसर्च और डेवलपमेंट के ड्रामे अब बंद कर दीजिए। अमेरिका को तुरंत डिलीवरी चाहिए और उत्पादन की क्षमता को आसमान पर पहुंचाना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हथियार बनाना या हलवा है जो 21 दिनों में प्लेट परोस दिया जाएगा। ये कदम पेंटागन के जंग जीतने की रणनीति कदम और उसके बौखलाहट को छिपाने की कोशिश में ज्यादा नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका के पास मौजूद सबसे एडवांस पैट्रियट और थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक इतनी तेजी से गिरा है कि पेंटागन के अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट की मानी जाए तो अमेरिका की पोल उसने खोल दी है। युद्ध से पहले पैट्रियट मिसाइलों का जो वैश्विक भंडार 2200 के आसपास हुआ करता था वो अब सिमट कर 827 से भी कम रह गया है। ये गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस खोखलेपन का सबूत है जो बताता है कि अमेरिका बिना तैयारी के इतनी बड़ी जंग में कूद पड़ा है और अब अपनी ही मिसाइलों का अकाल झेल रहा है। पैट्रियट मिसाइलों की दुर्दशा तो बस शुरुआत थी। थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हाल तो और भी ज्यादा खस्ता हो चुका है। जिस थार्ड के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में आंखें दिखाता था, आज उसका स्टॉक युद्ध से पहले मात्र 452 से गिरकर अब 278 से भी नीचे पहुंच गया है। यानी आधी से ज्यादा बैकअप मिसाइलें ईरान के हमलों को रोकने में धुआं हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन के बड़े बड़े दावों और भाषणों की हवा निकल चुकी है, क्योंकि धरातल पर सच ये है कि अगर आज अमेरिका पर किसी दूसरे मोर्चे से हमला हो जाए तो उसके पास बचाव के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी किल्लत पड़ जाएगी। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत आज ट्रंप के डिफेंस मॉडल पर पूरी तरह सटीक बैठती है। पेंटागन भले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और रक्षा कंपनियों के साथ लंबी चौड़ी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर ढोल पीट रहा, लेकिन हकीकत यह है कि समझौते सिर्फ कागजी शेर है। CSIS की मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के निदेशक टॉम क्राको ने बेबाकी से इस ड्रामे का पर्दाफाश करते हुए कह दिया कि लगभग कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ या लगभग कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और ये असली समस्या है। जब तक ठोस कानूनी और वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक कंपनियां अपनी जेब से पैसा लगाकर उत्पादन कैसे बढ़ाएंगी। अमेरिका कागजों पर सपने बुन रहा है और जंग की कड़वी सच्चाई उसकी चौखट पर आकर तमाचा मार रही है। अमेरिका की इस खस्ता हाली में उसका अपना राजनीतिक तंत्र जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है, क्योंकि 1.5 या 1.15 ट्रिलियन तक डॉलर का विशालकाय रक्षा खर्च बिल अमेरिकी कांग्रेस में फंसा पड़ा है। नेता अपनी राजनीति में व्यस्त हैं और उधर पेंटागन के पास नए कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए फंड की कमी पड़ रही है। जब घर में ही फूटी कौड़ी पड़ी हो और खजाना बंद हो तो बाहर जंग कैसे जीती जाएगी भला।
अब आलम यह है कि कांग्रेस में अटके इस बजट के कारण हथियार उत्पादन बढ़ाने की तमाम योजनाएं ठप पड़ गई हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका का सिस्टम अंदर से कितना सड़ चुका है और संकट के समय फैसले लेने में कितना लाचार है। अब स्टीव का ये कहना है कि सालों लंबे डेवलपमेंट साइकिल अब स्वीकार्य नहीं है। ये साबित करता है कि अमेरिका अपनी नीतियों के जाल में लग चुका है। दरअसल दशकों से अमेरिकी डिफेंस कंपनियां नौकरशाही और लंबे लंबे ट्रायल्स के नाम पर अरबों डॉलर डकारती रही, और अब जब अचानक युद्ध सिर पर आ पड़ा तो सरकार को 21 दिन का याद आ रहा है अल्टीमेटम। अब इसे कहते हैं जब प्यास लगी हो तब कुआं खोदना। इतने कम समय में सप्लाई चेन को फिर से खड़ा करना और मिसाइलों की असेंबली लाइन को 10 गुना बढ़ाना किसी चमकदार से कम नहीं होगा, जो फिलहाल वॉशिंगटन के बस की बात तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिकी रणनीतिकारों की नींव उड़ा रहा है वो जो डर है वो ये है कि रूस और चीन का रुख। अमेरिका ईरान के सामने ही अपनी सारी ताकत और मिसाइलें झोंक चुका है। ऐसे में अगर रूस या चीन में किसी दूसरे मोर्चे पर अपनी चाल चल दी तो ट्रंप की सेना के हाथ पांव फूल जाएंगे। अमेरिका के हालात ऐसी हो चुकी है कि वो इस एक समय में 2 बड़े मोर्चे पर लड़ने लायक बचा ही नहीं। पेंटागन का रक्षा भंडार खाली हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सुपर पावर की ढाल जो है वो टूट चुकी है और अब उसकी कमजोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। एक तरफ वॉशिंगटन में मिसाइलों की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में ईरान ने अमेरिका की घेराबंदी मजबूत कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया के व्यापार और तेल आपूर्ति की सबसे बड़ी नस है, उस पर ईरान का कब्जा अब अमेरिका के लिए गले की फांस बन चुका है। अमेरिका ने सोचा था कि वो नौसैनिक नाकाबंदी करके ईरान को झुका देगा, लेकिन ईरान ने उल्टे ऐसा दाव खेल दिया कि अमेरिका खुद अपनी तेल की जरूरतों और अपने सहयोगियों की अर्थव्यवस्था पर को बचाने के लिए हाथ पैर मारने पर मजबूर हो गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका की तमाम धमकियों को हवा में उड़ाते हुए साफ ऐलान कर दिया कि उनका देश किसी भी कीमत पर पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि लड़ाई से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ईरान अपनी संप्रभुता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। पेजेश्कियन का यह बयान अमेरिका के मुंह पर तमाचा है, जो सोचता था कि प्रतिबंधों को और सैन्य दबाव से ये ईरान के हौसले तोड़ देगा। ईरान के नेतृत्व में स्पष्ट कर रखा है कि वो अमेरिका के हर अन्याय का जवाब उसी की भाषा में देंगे। ईरान के राजनीतिक और सैन्य तंत्र में जो एकजुटता दिखाई दी है, उसने अमेरिका के सारे गणित बिगाड़ कर रख दिए। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के फैसलों पर अपनी अटूट निष्ठा दोहराते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा, पूरी सरकार और सेना उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। पेजेश्कियन ने शहादत को अपने जीवन की सबसे बड़ी तमन्ना बताया, जो ये दिखाता है कि ईरान के नेता कुर्सी बचाने के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे दुश्मन से निपटना अमेरिका के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है, जो देश या जो मौत से डरने के बजाय उसे गले लगाने को तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी जनता को भी जमीनी हकीकत का रूबरू करवाते हुए सचेत कर दिया है कि युद्ध के दौर में मुश्किल आना लाजमी है। उन्होंने खुलकर कहा कि जब युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका और यूरोप तक के में महंगाई और किल्लत बढ़ती है। ऐसे में ईरान के लोगों को भी कठिन समय और आर्थिक तंगी के लिए तैयार रहना होगा। यह बयान दिखाता है कि ईरान का नेतृत्व हवा में महल बनाने के बजाय अपनी जनता को सच बताकर एकजुट कर रहा है, जबकि अमेरिकी प्रशासन अपनी जनता से अपनी नाकामी और खाली होते गोदामों का सच छुपाने में लगा हुआ है। हॉर्मुज की खाड़ी को दोबारा खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने मांगों की ऐसी लंबी सख्त सूची रख दी है, जिसे सुनकर वॉशिंगटन के होश उड़ गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाता और ईरान के इस शर्ते पर पूरी तरह नहीं करता, तब तक हॉर्मुज की खाड़ी से एक भी अमेरिकी हित में जुड़ा जहाज नहीं गुजरने दिया जाएगा। काउंसिलिंग के सचिव और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद बकर ज़ोलादर द्वारा जारी की गई इस बयान में अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी गई है। ईरान की सबसे पहली और बड़ी मांग यही है कि अमेरिका अपने सैन्यवाद को लगाम दे। उसे भविष्य में कभी भी ईरान और उसके सहयोगियों को धमकी ना देने की लिखित गारंटी देनी होगी। ईरान ने मांग की है कि पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त किया जाएगा और अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी चौधराहट बंद कर देगा। अमेरिका जो खुद को दुनिया का दरोगा समझता था, आज एक ऐसे क्षेत्रीय
शक्ति के सामने अपनी सेना हटाने की शर्तें चुकानी पड़ रही है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक हार मानी जा रही है। ईरान की शर्तों में केवल धमकियां बंद करना ही शामिल नहीं है, बल्कि उसने अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अवैध नौसैनिक नाकाबंदी तुरंत हटाने और अमेरिकी सेना को पूरे क्षेत्र में बोरिया बिस्तर समेट कर वापस जाने को कहा है। अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर जो नाकाबंदी कर बैठा है, वो अब उसी के लिए उल्टा पड़ गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिकी सेना मध्य पूर्व से बाहर नहीं निकलती, तब तक कोई स्थायी शांति समझौता संभव नहीं है। अब ईरान ने अमेरिका की आर्थिक दादागिरी पर प्रहार करते हुए ये साफ तमाम नुकसान के लिए जो मुआवजे थे, यानी फुल कंपनसेशन की मांग ठोक दी है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी आक्रामकता और गैर कानूनी हमलों में जो भी विनाश हुआ, उसकी पाई अमेरिका को भरनी होगी। इसके बाद ही अमेरिका में जब्त किए जा रहे ईरानी अरबों डॉलर्स के एसेट्स को बिना किसी शर्त के तुरंत बहाल करने और ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग रखी गई। इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी करने वाले अमेरिका को उसी की भाषा में नानी याद दिलाना। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कूटनीतिक मोर्चे पर संभालते हुए स्पष्ट कर दिया कि हालांकि ओमान की मध्यस्थता में हॉर्मूज की खाड़ी में नौवहन को लेकर बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, लेकिन खाड़ी को खोलना पूरी तरह से अमेरिका के रुख पर निर्भर करता है। अरागची ने कहा कि खाड़ी को खोलने के लिए अन्य शर्तों के अधीन है, जिसमें अमेरिका द्वारा इस्लामाबाद समझौते के उल्लंघनों का मुआवजा देना भी शामिल है। यानी ईरान ने अमेरिका को कानूनी और नैतिक दोनों कटघरों में कसकर खड़ा कर दिया है। ओमान भले ही बातचीत को रचनात्मक बता रहा हो, लेकिन धरातल पर ईरान की पकड़ ढीली हो गई है। इसकी ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब शनिवार की सुबह संयुक्त अरब अमीरात के राज्य के समीपस्थ वाली तेल कंपनी के एक जहाज पर हॉर्मूज की खाड़ी में ईरान द्वारा हमला कर दिया गया। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक इस कंपनी के 1 दर्जन से अधिक जहाजों को निशाना बना जा चुका है। यह हमला अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधा संदेश दे रहा है कि हॉर्मूज की खाड़ी में ईरान की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक न्यूज चैनल में आकर अपनी लाचारी छिपाने की कोशिश करते हुए कहा कि हम भी खेल के बीच में हैं, मिडल ऑफ द गेम। यानी वेंस का ये बयान दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन अभी भी भ्रम में या भ्रम की स्थिति में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ईरान के इस कड़े रुख का क्या जवाब दिया जाता है। वेंस ने कहा कि सवाल ये है कि क्या ईरान अमेरिका को संतुष्ट करने वाली शर्तें दे पाएगा या नहीं, लेकिन असलियत ये है कि आज अमेरिका मांगने वाली स्थिति में और ईरान देने वाली स्थिति में खड़ा है। अब वॉशिंगटन के गलियारों में ये चर्चा आम हो चुकी है कि वॉशिंगटन की 21 दिन की अल्टीमेटम सिर्फ छलावा है, ताकि दुनिया के सामने ये दिखाया जा सके कि अमेरिका कदम उठा रहा है। लेकिन सवाल ये है, जो मिसाइलें सालों में बनती हैं, उन्हें 21 दिन में कैसे असेंबल किया जाएगा? पेंटागन के प्रवक्ता का ये कहना कि उन्हें मेमो 2028 के बजट को आकार दिया है, खुद अपने लिए एक डिप्टी रक्षा मंत्री के 21 दिन के आपातकालीन अल्टीमेटम का मजाक उड़ाता है। एक तरफ 21 दिन की इमरजेंसी है और दूसरी तरफ 2028 के बजट का झुनझुना। अमेरिका की कथनी और करनी का अंतर पूरी तरह साफ हो चुका है। अब अमेरिका का सैन्य उद्योग परिसर यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो केवल मुनाफा कमाने के लिए चुना जाता था, आज असली परीक्षा के समय फेल होता नजर आ रहा है। लॉकहीड मार्टिन और रेशियन जैसी विशाल कंपनियां जो पेंटागन के हर साल अरबों डॉलर के ठेके लेती हैं, आज आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावटों और कच्चे माल की कमी का बहाना बना रही है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया के सिद्धांत पर चलने वाली इस कंपनियों के अमेरिका को आज उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके सैनिक बिना पर्याप्त मिसाइल कवर के मैदान में खड़े हैं। आलम यह है कि पैट्रियट मिसाइलों का 2000 या 2200 से घटकर 827 से कम रह जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली में 60% से अधिक का सेंध लग चुकी है। अमेरिका या ईरान ने अपने सबसे सस्ते और घातक ड्रोन तथा मिसाइलों से अमेरिका की बेहद महंगी पैट्रियट मिसाइलों को फायर करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे अमेरिका का आर्थिक और सैन्य गणित पूरी तरह बिगड़ चुका है। अमेरिका करोड़ों डॉलर की एक
पेट्रियट मिसाइल से ईरान के कुछ $1000 के ड्रोन को मार गिराने की नादानी करता रहता है और अब उसके गोदाम खाली पड़ चुके हैं। थार जैसे महंगे और जटिल मिसाइल सिस्टम का 452 से घटकर 238 तक रह जाना इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका की तथाकथित अवैध ढाल से बढ़कर अब बड़े बड़े छेद हो चुके हैं। थार की एक एक मिसाइल की कीमत और उसकी निर्माण प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसे कुछ ही महीनों में दोबारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने अपने सहयोगियों को झूठा आश्वासन दिया है कि थार उन्हें हर हमले से बचाएगा, लेकिन आज ये खुद अपनी रक्षा या सुरक्षा के लिए दूसरों के मुहाने पे मुंह रखने पर मजबूर है। अमेरिका की इस फजीयत पर दुनिया की बाकी महाशक्तियां चुपचाप तमाशा देख रही हैं। चीन और रूस भली भांति जानते हैं कि अमेरिका जितना ज्यादा मिडिल ईस्ट में दलदल में धंसेगा, उसकी वैश्विक पकड़ उतनी ही कमजोर होती नजर आएगी। अमेरिका ने ईरान को एक आसान शिकार समझा था, लेकिन ईरान ने वियतनाम और अफगानिस्तान की यादें ताज़ा कर दी। करे कोई भरे कोई की तर्ज पर अमेरिकी नीतियां अब उसी के अपने गले का फंदा बन गई हैं और उसका वैश्विक प्रभुत्व ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। हॉर्मूज की खाड़ी में दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार फंसा हुआ है। अगर ये खाड़ी लंबे समय तक बंद रहती है तो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के बाजारों में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका पहले से ही मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी का डर बना रखा है। ऐसे में तेल का संकट ट्रंप सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। तो अब ईरान ने अमेरिका के सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है और अब दर्द के से कराने के अमेरिका मजबूर हो चुका है। अमेरिका जिस इस्लामाबाद दौरे को या समझौते को अपने हिसाब में तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश कर रहा था, आज ईरान उसी उल्लंघन का मुआवजा मांग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का धत्ता बताने की अमेरिका की पुरानी आदत बन चुकी है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला एक ऐसे देश में है जो हर मोर्चे पर घेरा रखा है। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान कि खाड़ी खोलना इस्लामाबाद समझौते के मुआवजे पर निर्भर करता है, अमेरिका की कूटनीतिक चालबाजियों का मुंह तोड़ जवाब है। वॉशिंगटन के नीति निर्माता अब इस सोच में पड़े हैं कि अगर वो ईरान की मांगे मानते हैं तो अमेरिका की शाख पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर नहीं मानते हैं तो तेल का संकट और हथियारों का अकाल अमेरिका को अंदर से खोखला कर देगा। इसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। अमेरिका ने हर तरफ से खुद को ऐसी स्थिति में फंसा लिया है जहां से निकलना हर रास्ता उसे नुकसान और अपमान की तरफ ले जा रहा है। अमेरिकी नौसेना जो खुद को कभी दुनिया के महासागरों का राजा करने का दावा करती थी, राज करने का दावा करती थी, आज हॉर्मूज की खाड़ी के संकरे पानी में ईरानी ड्रोन्स, माइंस और एंटी शिप मिसाइलों के डर से सहमी हुई है। यूएई के जहाजों पर हुए हमले ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की मौजूदगी भी व्यावसायिक जहाजों को सुरक्षा देने की नाकाम रहती है। अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन अब पूरी तरह से बेसर हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। पेंटागन द्वारा 21 दिन का अल्टीमेटम का जारी होना इस बात का अंतिम कबूलनामा है कि अमेरिका की सैन्य तैयारी पूरी तरह से कागजी थी। अमेरिका सालों से छोटे और कमजोर देशों पर बमबारी करने का आदी था, लेकिन जब उसका मुकाबला एक सुसंगठित तकनीक रूप से सक्षम और दृढ़ निश्चित देश से हुआ यानी ईरान से हुआ, तो उसकी पूरी व्यवस्था ताश के महल की तरह ढह गई। अब देखना यह है कि 21 दिन के बाद पेंटागन का कौन सा नया बहाना सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो चर्चा जोर पकड़ रही है वो ये है कि अमेरिका की विदेश नीति पूरी तरह विरोधाभास का शिकार हो चुकी है। एक तरफ वॉशिंगटन दुनिया भर में मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दुहाई देता है, तो दूसरी तरफ जब अपनी सैन्य नाकामी छिपाने की बात आती है तो वह अवैध नौसैनिक नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा लेकर पूरे क्षेत्र को भुखमरी की कगार पर धकेल देता है। लेकिन ईरान ने अकेले अमेरिका के इस पुरानी चाल को नाकाम करते हुए साबित कर दिया कि केवल धमकियों के दम पर अब वैश्विक व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। दरअसल वैश्विक ऊर्जा बाजार में हॉर्मूज की खाड़ी के बंद होने से जो खलबली मची है उसने यूरोपीय देशों की नींद उड़ा दी है। यूरोपीय संघ जो पहले से आर्थिक मंदी और ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, अब अमेरिका की इस एक तरफा जंग का खामियाजा भुगतने को मजबूर है। वॉशिंगटन ने युद्ध शुरू करते समय अपने यूरोपीय सहयोगियों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज जब कच्चे तेल की सप्लाई ठप पड़ी है तो अमेरिका अपने सहयोगियों को बेसारा छोड़कर केवल अपने मिसाइल डिब्बों भरने में व्यस्त है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव में सिद्ध वाली कहावत आज अमेरिकी रक्षा मंत्रालय अपनी पेंटागन पर पूरी तरह सटीक बिठाते हैं। दरअसल अमेरिका दुनिया भर में अपने हथियार बेचने के लिए भारी भरकम मार्केटिंग करता है, लेकिन जब अपने ही देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की बात आई तो उनका पूरा तंत्र पंगु नजर आया।
21 दिन में रक्षा उत्पादन बढ़ाने की मांग इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अमेरिकी रक्षा उद्योग केवल मुनाफा कमाने वाली मशीन बन चुका है, जिसे संकट के समय देश के जरूरतों को पूरा करने में कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस में अटका हुआ 1.15 ट्रिलियन डॉलर का विशालकाय बजट अमेरिका के अंदरूनी राजनीतिक बिखराव का जो नंगा नाच है। डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन के बीच खींचातान ने देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। जब एक महाशक्ति का संसद भवन खुद ही रक्षा बजट को पास करने में असमर्थ हो तो दुनिया उस पर विश्वास कैसे कर सकती है? यह राजनीतिक गतिशोध दिखाता है कि अमेरिका जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला और विभाजित नजर आता है। ईरान द्वारा उठाई गई पूर्ण मुआवजे की मांग अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों के बीच एक नई बहस छेड़ देती है। इतिहास में पहली बार देखा जाएगा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने कोई मध्य पूर्व का देश इतनी निडरता से अपने नुकसान की पाई वसूलने की शर्त रख रहा है। ये मांग केवल ऐसे ऐठन का जरिया नहीं बल्कि अमेरिका के घमंड पर सीधा प्रहार है, जिसके तहत ये किसी भी देश पर हमला करने के बजाय किसी जवाबदेही से निकल जाता है। चीन इस पूरे घटनाक्रम पर बाज जैसी नजर बनाए हुए है। पेंटागन और थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक तेजी से गिरना बीजिंग के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। तमाम ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका जो लगातार आंखें दिखाता है, अब उसकी आक्रामकता की हवा निकल चुकी है। चीन के सैन्य रंगतकार अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका के पास फिलहाल इतने हथियार ही नहीं है कि वो मध्य पूर्व और प्रशांत महासागर में एक साथ दो बड़े मोर्चों पर खुद संभाल सके युद्ध। ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान और सुप्रीम लीडर के बीच तालमेल अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ है। पश्चिमी मीडिया का अनुमान था कि युद्ध के दबाव में ईरान के अंदरूनी गुट आपस में लड़ेंगे और सत्ता परिवर्तन का आसान हो जाएगा, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल खुदाटे के तर्ज पर अमेरिका का यह दाव उल्टा पड़ गया और ईरान की जनता तथा सेना अपने नेतृत्व के पीछे अपनी और आर्थिक मजबूती से एकजुट हो गई है। जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ईरान की रणनीति इसी सिद्धांत पर काम करती आई है। पश्चिम प्रतिबंधों को दशकों से झेल रहे ईरान के लिए ये आर्थिक संकट कोई नई बात नहीं है। वहां की जनता अभाव में जीने की आदी हो चुकी है, जबकि इसके विपरीत अमेरिकी जनता जरा सी महंगाई और गैस कीमतें बढ़ती हैं और सड़कों पर उतर आती है। ईरान यही लचीलापन और शहर शक्ति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की कंपनी ने तेल टैंकर पे हुए ताज़ा हमले ने गल्फ देशों की होश उड़ा कर रख दिए। अमेरिका या खाड़ी के जो देश कल तक अमेरिका की सुरक्षा छत्रछाया के भरोसे बेफिक्र बैठे थे, उन्हें अब समझ आ रहा है कि वॉशिंगटन की ढाल पूरी तरह जंग जा खा चुकी है। जब अमेरिका अपने सहयोगियों के जहाज़ों को सुरक्षा देने में नाकाम है तो फिर इस क्षेत्र में उसकी सैन्य मौजूदगी का कोई आश्चर्य बचा ही नहीं है। अब एक रिपोर्ट के आंकड़ों की बात करी जाए तो पेंटागन के उस प्रचार की धज्जियां उड़ा दी गई है जिसमें वो खुद को हमेशा तैयार बताते हैं। पैट्रियट मिसाइलों का 2200 से घटकर 827 पर आ जाना, अमेरिका ने या आधुनिक युद्ध में मिसाइलों की खपत का सही आकलन नहीं दिया। अमेरिका महंगे और सीमित संख्या वाले हथियार पर निर्भर रहा, जबकि ईरान ने सस्ते और अनलिमिटेड ड्रोन से अमेरिका का पूरा रक्षा गणित ही बिगाड़ दिया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका का यह दावा है कि दुनिया का एकमात्र ग्लोबल पुलिसमान अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से अमेरिका को हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान के सामने शर्तें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसने छोटे देशों को भी ये संदेश दे दिया कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो अमेरिका की दादागिरी को आसानी से चुनौती दी जा सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की माने जाए तो फेनबर्ग के मेमो में लीक होना ये साफ बात दिखाता है कि पेंटागन के अंदर भी भारी बौखलाहट और असंतोष नजर आ रहा है। सैन्य अधिकारी और प्रशासनिक अमला एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं और रक्षा मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि वो 21 दिन का अल्टीमेटम केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए रचा गया था। एक नाटक था ताकि सरकार अपनी असफलताओं को ध्यान भटका सके। ओमान की कूटनीतिक मध्यस्थता पर पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। ओमान हमेशा से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच एक पुल का काम करता आया है, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। ईरान केवल बयानों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। अरागची का यह कहना है कि इस्लामाबाद समझौते का उल्लंघन अमेरिका को भारी पड़ेगा। ये साबित करता है कि ईरान इस बार ठोस कागजी और वित्तीय गारंटियों के बिना पीछे नहीं हटने वाला। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का यह बयान कि हम खेल के बीच में हैं, उनकी कूटनीतिक अपरवक्ता को साफ दर्शाता है। लाखों लोगों की जिंदगियों को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले खतरनाक युद्ध को खेल कहना अमेरिकी प्रशासन की असंवेदनशीलता को उजागर करता है।
दुनिया अब अमेरिका के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। थार्ड सिस्टम की नाकामी ने वैश्विक हथियार बाजार में अमेरिका की शाख को भारी नुकसान पहुंचाया है। जो देश अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका से थार्ड और पेट्रियट मिसाइलें खरीदते थे, वो अब अपने फैसलों पर पूर्ण विचार कर रही हैं। जब अमेरिका खुद अपने ही पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं बना पा रहा, तो वो अपने खरीदारों देश को समय पर क्या डिलीवरी देगा? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ईरान अतीत में अमेरिका द्वारा धोखे से तोड़ी गई संधियों से सबक सीख चुका है। यही वजह है कि इस बार ईरान ने अमेरिका के सामने केवल युद्ध रोकने की बात नहीं, बल्कि उसके फ्रोजन असेट्स को अनफ्रीज करने और सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हमेशा हटाने के लिए शर्त रखी है। ईरानी जनता ने ये लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अब पश्चिमी मीडिया जो अमेरिका या हमेशा अमेरिकी सैन्य ताकत का महिमान करती रहती है, आज खुद अमेरिका के खाली होते हथियारों के गोदाम पर चिंतित है। वाशिंगटन के बड़े बड़े विशेषज्ञों का भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइलों और ड्रोन नेटवर्क को बहुत हल्के में लेने की कोई भारी भूल की है, जिसकी कीमत अब पूरे अमेरिकी रक्षा ढांचे को चुकानी पड़ रही है। अमेरिकी सेना के रणनीतिक विफलता का एक बड़ा कारण उनकी पुरानी सोच भी है। वो आज भी 20वीं सदी के ढर्रे पर बड़े बड़े विमान वाहक और महंगे मिसाइल सिस्टम के भरोसे जंग जीतना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर की मदद से बेहद कम लागत में अमेरिका के महंगे रक्षा तंत्र को थकाकर चूर चूर कर दिया। अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसे हालात आज अमेरिकी रक्षा उद्योग नीति के देखने को मिल रहे हैं कि एक तरफ पेंटागन की कंपनियों को 21 दिन में उत्पादन बढ़ाने की चेतावनी दी जा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस से फंड जारी नहीं की जा रही। बिना पैसे कंपनियां कच्चा माल कहां से लाएंगी और रातों रात नई असेंबली लाइन्स कैसे खड़ी हो जाएंगी भला? इस बुनियादी सवाल का जवाब किसी भी अमेरिकी अधिकारी के पास है ही नहीं। इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ ये है कि मध्य पूर्व में शक्ति का संतुलन अब स्थायी रूप से बदल रहा है। अमेरिका एक छत्र राज्य समाप्त कर रहा है और ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका को बातचीत की मेज बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। यह युद्ध केवल दो देशों तक की लड़ाई सीमित नहीं है, बल्कि ये अब नए दौर की शुरुआत है जहां अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि का अंत हो चुका है। कुल मिलाकर अमेरिका का यह अहंकार कि वो अब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी मर्जी थोप सकता है। ईरान के पहाड़ों और हॉर्मुज में पानी डूब चुका है। खाली होते मिसाइल डिपो, कांग्रेस में अटका बजट, कंपनियों को दिए जा रहे बेअसर अल्टीमेटम और ईरान की कड़ी शर्तें ने ये साफ कर दिया है कि अंकल सैम का दौर अब ढलान पर है। अमेरिका को ये कड़वी हकीकत स्वीकार करनी ही होगी कि अब वो दुनिया का इकलौता बॉस नहीं रहा और ईरान के साथ छिड़ी ये जंग उसके अपने साम्राज्य के पतन की पटकथा लिख रही है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।